ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम सो कॉल्ड पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन अबाउट की स्टेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट आप किसको बोलते हैं, स्टेट और सोसाइटी इसका इमर्जेंस कैसे हुआ, स्टेट की डेफिनेशन उसके एलिमेंट्स क्या है। देर आर मल्टीपल थ्योरीज अबाउट द स्टेट। कोई बोलता है कि भाई स्टेट का मतलब एक इंसान हो गया, कोई बोलता है भाई स्टेट का मतलब कोई राजा महाराजा हो गया। तो ये स्टेट शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेट को नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर कंफ्यूजन बना रहेगा। आप स्टेट का मतलब बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वेर एज लॉ की भाषा में स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंटेंट चिल्ड्रन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि भाई स्टेट का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी का क्लास अगर होता तो आई वुड हैव सेड भाई स्टेट का मतलब एक टेरिटरी, और उस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया आप उसको स्टेट बोल दीजिए। बट ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी बोलती है स्टेट is defined as a political system of a body of people। कहने का मतलब कि वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा। हम चार लोग मिल जाएं और एक जगह की घेराबंदी कर लें और कहें भाई जो हमें अच्छा लगेगा वो चलेगा, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हुआ, ये सोशल सिस्टम हो गया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट चिल्ड्रन, पॉलिटिकल सिस्टम हु आर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। सर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ज्योग्राफी हर बच्चे ने पढ़ी हुई है भाई, ठीक है, बचपन में ही पढ़ी थी, अभी भी काफी बच्चे पढ़ी रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो कभी कभी टीचर ने बोला होगा कि कल आना स्कूल और इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके आना। और कभी कभी टीचर बोलते हैं कि पॉलिटिकल नहीं चाहिए, आज कौन सा चाहिए, फिजिकल मैप चाहिए। तो सर फिजिकल मैप तो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर हैं वो दे देंगे, और पॉलिटिकल मैप के लिए ना सर सीधे मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकली डोमिनेटेड आदमी है वो। तो क्या पॉलिटिकल और फिजिकल का ये मतलब होता है? नो। तो कोई बच्चा बता सकता है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप ज्योग्राफी की भाषा में क्या फर्क होता है दोनों में? हाँ, ठीक है। फिजिकल में आउटलाइंस होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि हमारा देश है इंडिया, और कुछ लोग इंडिया के यूएसए में रह रहे हैं, उनको यूएस से इंडिया आना है। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो ये वो यूएस गए कैसे? यूएस ने उनको परमिशन दी, अच्छा आ जाओ हमारे पास। कुछ लोग जॉब करने जाते हैं, कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जाते हैं, और कुछ शाहरुख खान की तरह डंकी बन के चले जाते हैं। तो वो जो डंकी वाले होते हैं चिल्ड्रेन, दे आर नॉट पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड सर? दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। समझ में आ गया? दे आर डंकी ऑर्गेनाइज्ड। तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो हमारा सरकारी तंत्र है, जो हमारे नियम कायदे कानून है, जो सरकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने आपको वैलिड परमिशन दी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आप अगर इलाहाबाद से, प्रयागराज से बाहर गए, लखनऊ से बाहर गए, दिल्ली से बाहर गए, जहां आप रहते हैं वहां से आप कहीं बाहर चले गए, और बाहर जाके आपने एक जॉब पकड़ लिया। तो जब आपने जॉब पकड़ा, उस पर्टिकुलर जगह पे आपके रिश्तेदार भी रहते थे। आपके पापा मैंने कहा ये अभी 1 वीक तक यहाँ पे रहेंगे और फिर इनका हॉस्टल वगैरह प्रॉपर हो जाएगा। अब वो रिश्तेदार भी बेचारा अपना माथा पीट लिया, कहाँ से चले आए हमारी प्राइवेसी को हर्ट करने के लिए। तो देयर यू वर सोशली ऑर्गेनाइज, व्हाट, सोशली। बट अगर आपके वो रिलेटिव है, उनका बिजनेस है हॉस्टल चलाने का, वो लॉज चलाते हैं, और उन्होंने आपको एक रूम दे दिया और जो चार्जेस थे वो ले लिए, तो सम हाउ यू आर इनटू द सिस्टम, नाउ यू आर इनटू द सिस्टम। तो अगेन बच्चों यहाँ पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड आ गया। तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब वहां का लीगल सिस्टम आपको सपोर्ट करता हो, तब आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वरना नहीं होंगे। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? द सिस्टम ऑफ रूल्स बाय विच jurisdiction and authority are exercised over such a body of people। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अगेन यहाँ पे। आपने बच्चों अबू सलीम जी का नाम सुना है? अबू सलीम जी का नाम सुना है? आर्टिस्ट हैं, हाँ है, तो ये आर्टिस्ट, बट आर्टिस्ट नहीं, ये कलाकार हैं। कलाकार में और आर्टिस्ट में बड़ा फर्क होता है। ये राइटर हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कोई अबू सलीम जी राइटर रहे हो। हाँ ये गैंगस्टर है बेसिकली। अब बच्चे कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं कि डरा रहे हैं हम लोग को? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं बच्चों। अबू सलीम जी को किस नाम से जाना जाता है? ये बिलोंग करते हैं आजमगढ़ एरिया को, व्हाट इट क्लियर, बड़े बड़े सरगना वहां को बिलोंग करते हैं। और मुंबई में जो 90 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था चिल्ड्रेन, इनमें इनका काफी सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पार्टिसिपेशन था। बड़े महामहिम टाइप के हैं, कोई पार्टी इनको टिकट दे तो जीत पक्का जाएंगे ये। समझ में आ गया?
क्योंकि आजकल इसी तरह के लोग इलेक्शन जीत भी रहे हैं। हम आप तो जीत नहीं सकते कभी भी, हम लोग अपने बेसिक एक्टिविटीज में बिजी हैं। ये भाग गए थे पोर्टुगल, और इन्होंने सोचा कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो मेरे को वहां से यहाँ लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन समझ रहे थे अपने आप को। काफी दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज साइन होती हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, एमओयू भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पोर्टुगल ने बोला इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है दे तो रहे हैं तुमको, बट आप इसको सजा नहीं सुना सकते बिना हमसे कंफर्म किए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको सजा सुना दी, भैया ये आपके देश में गड़बड़ी किया है, हमारे देश में कोई गड़बड़ी की नहीं, और हम इसको अपना सिटीजन मान चुके हैं। अगर इस तरह से लोगों को आप उठा उठा के ले जाएंगे, लाख उन्होंने आपके देश में कुछ भी किया हो, हमारे लिए तो साफ सुथरे है ना भाई। समझ में आ गया? बुरा मत मानिएगा, मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं। आप अपने मोहल्ले के सबसे बड़े चोर हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं अपने मोहल्ले का बहुत बड़ा चोर हूं, डाका वाका डालते रहते हैं हम लोग बढ़िया। बट अगर मैं आपको अपने घर में पार्टी में इनवाइट कर रहा हूं और आपके मोहल्ले के कुछ लोग भी वहां आ गए, सर ये चोरों के साथ हमको ना बुलाया करिए, तो मैंने कहा भाई ये चोर आपके मोहल्ले में है, मेरे यहाँ चोर, मेरे यहाँ मेरे गेस्ट हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अबू सलीम जी पोर्टुगल के मान लीजिए सिटीजन बन गए। वहां की गवर्नमेंट कह रही है इंडियन गवर्नमेंट से, भैया पकड़ पकड़ के अगर ले जाओगे और फांसी पे टांग दोगे तो हमारे लोगों का तो विश्वास हमारी सरकार से उठ जाएगा कि भाई कोई भी गवर्नमेंट आती है यहां से लोगों को उठा के ले जाती है, सजा देती है। तो कहने का मतलब हमारा अबू सलीम जी के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ उनसे क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए, सच गुलवाने के लिए पकड़ के लाए हैं बस। हम कोई सजा उनको लिटरली दे ही नहीं सकते। तो अगर कोई भी इंडियन अमेरिका जाता है बच्चों, इज दैट क्लियर, और वहां पे वो रह रहा है, अब उसको इंडिया वापस आना है। कुछ अमेरिकन ऐसे हैं जो इंडिया परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, तो इस केस में उन्हें लेना पड़ेगा व्हाट, वीजा। सर मेरे पापा के पास ना मास्टर कार्ड का है सर, वो मास्टर कार्ड वीजा दूसरा होता है, दूसरा होता है वीजा, इज अ लीगल परमिशन बेसिकली। तो यूएस के अंदर एक इंडिया का ऑफिस है जहां से हम इन परमिशंस को लेते हैं बच्चों, और उस ऑफिस को क्या बोलते हैं पता है? इंडियन एम्बेसी। तो यूएस में आप इंडियन एम्बेसी के पास जाओगे और बोलोगे भैया हिंदुस्तान जाना है 3 महीने घूमने के लिए, सर की लीगल की क्लास करनी है, फिर उसके बाद 3-4 महीना वहां पे कुंभ मेले में स्नान करेंगे। तो यूएस के नागरिक को यूएस गवर्नमेंट कह रही है रुक जाओ पहले हिंदुस्तानियों से पूछ तो ले, तो आपको इंडियन एम्बेसी यूएसए में न्यूयॉर्क में भेज दिया जाएगा। वहां पे आपका इंटरव्यू होगा, शक्ल से देखने में ठीक लग रहे हैं, हरकतें ठीक लग रही हैं, तो आपको परमिशन दे दी जाएगी। बट अगर इंडियन एम्बेसी वहां पे कोई भी एक्शन लेती है चिल्ड्रेन, तो उसके लिए यूएस गवर्नमेंट जरा भी जिम्मेदार नहीं है। वो जगह इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द स्पैन, द स्कोप। मैकडॉनल्ड जाइए, बर्गर खरीदिए, आपको बिल मिलता है और उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली ओनली। मतलब अगर आपके बर्गर में कॉकरोच मिल गया और आप मैकडॉनल्ड को स्यू करना चाहते हो, आप बिल्कुल स्यू करिए, मैकडॉनल्ड्स की तरफ से उनका वकील आएगा। बट नई दिल्ली के कोर्ट के बाहर अगर आप स्यू करते हैं तो वहां पे उनका वकील आने के लिए लायबल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते वो देखिए वकील नहीं आया जज साहब, केस हमारे फेवर में डिसाइड कर दीजिए। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब द स्कोप ऑफ सो कॉल्ड मैनेजमेंट। तो क्या न्यू दिल्ली में आ सकता है और कहीं नहीं आएगा वो? आपने लखनऊ के मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीदा, इलाहाबाद के मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीदा, कॉकरोच निकल गया, इज दैट क्लियर, और आप चले गए इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस करने के लिए, तो आपका वकील बोलेगा दिमाग से पैदल हो क्या एकदम? ये जो तुम बिल लेके आए हो, जो प्रूफ है तुम्हारे पास कि भाई तुमने बर्गर खरीदा था, नीचे एक लाइन लिखी है, हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आएंगे सिर्फ तब जब आप दिल्ली में कोर्ट केस करेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी, तो आपके पेरेंट्स की जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी आपके ऊपर चलेगी, मेरे ऊपर नहीं चलेगी। इज दैट क्लियर? तो जुरिस्डिक्शन शब्द का मतलब समझ में आ गया पक्का? तो अबू सलीम जी के ऊपर बच्चों हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, मांगी हुई अथॉरिटी है। क्या मांगी हुई? इज दैट क्लियर? और वैसे ही विजय माल्या जी भाग गए पैसा लेके, मेरा भी पैसा लेके भागे थे। सर आपका पैसा लेके कैसे भागे थे? भाई 9,000 करोड़ लेके भागे थे, उस समय भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी, तो 72 रुपए मेरा भी लेके भागे हैं वो, मैथ्स के हिसाब से। तो अब अगर यूके की गवर्नमेंट हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा डोमिनेट हो जाए और तैयार हो जाए कि उस बड़ों को वापस भेज रहे हैं, जाओ निपटाओ जो करना है, तो इसका मतलब वहां पे अब हमें जुरिस्डिक्शन मिल गया। बट वो कह रहे हैं हम भेज कैसे रहे हैं, हम प्लेन से नहीं भेजेंगे,
आप अपनी लीगल टीम को यूके भेज दीजिए, यहाँ पे कोर्ट दे दिया जाएगा आपको, वहां सुनवाई कर लो, हम यहाँ से ट्रैवल नहीं करवाएंगे। तो इन दैट केस हमें जितने टाइम के लिए कोर्ट रूम उनका मिला वो इंडिया का जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब डिपेंड करता है कि हमारा एमओयू उनके साथ साइंड है कि नहीं है। जैसे काफी लोग क्राइम करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं और पाकिस्तान भाग जाते हैं, समझ में आ गया? हम प्रूव ही करते रहते हैं बट कभी वहां से लोगों को ला नहीं पाते। क्यों नहीं ला पाते भाई? क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट एन इंडियन स्टेट। कहने का मतलब पाकिस्तान में इंडिया का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी है नहीं। और वो सब जो जाते हैं सर स्पाई वगैरह बन के, वो चोर सिपाही खेलते हैं वहां पे, आई स्पाइस खेलते हैं। ओके, वो बोले हम इंडिया के एजेंट, हमको ऑफिस दिया जाए। अच्छा बेटा आओ, तुमको ऑफिस दे रहे हैं, हम अपने ज्यूरिसडिक्शन में तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन 0 कर देंगे। तो ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी का मतलब समझ में आ गया? पक्का? तो अगर आप बोले सर अबू सलीम इंडिया में वोट दे सकते हैं, ये इंडिया के सिटीजन है हम मानते हैं, तो ये वोट दे सकते हैं, तो हमारा ज्यूरिसडिक्शन इनके ऊपर कंट्रोल रखेगा। तो ये क्या पोर्टुगल की सिटीजनशिप ले चुके हैं बट हमारी डिनाई भी तो नहीं कर चुके हैं। अभी अनुष्का जी ने और सो कॉल्ड विराट कोहली जी ने यूके की सिटीजनशिप ले ली है। तो काफी कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं। ओके, अब पता लगा वो इंडिया में बैंक को चूना लगा के भाग गए। ओके, तो हमने सो कॉल्ड एम्बेसी फोन कर दिया कि भाई इनका पासपोर्ट जब्त कर लो। इज दैट क्लियर? तो वी हैव सम ज्यूरिसडिक्शन इन सो कॉल्ड इंग्लैंड की एम्बेसी में भी। तो न्यू दिल्ली चाणक्यपुरी एरिया में बच्चों लगभग हर देश की एम्बेसी है। तो अगर मेरे को यूएस जाना है, आपको चाइना जाना है, तो हम आज रात की प्रयागराज की ट्रेन से बैठते हैं और चाहते हैं न्यू दिल्ली, कल सवेरे अपॉइंटमेंट है हमारा, आप चाइना की एम्बेसी में जाइएगा और मैं यूएस की एम्बेसी में जाऊंगा, हमारा वहां इंटरव्यू होगा, हमें वीजा मिल भी सकता और नहीं मिल सकता। वो जो प्रेमाइसेस है वहां पे इंडियन गवर्नमेंट अपने नियम कायदे कानून नहीं चला सकती। मोदी जी भी फोन कर देंगे ना, सौरभ सर को वीजा दे दो, कहेंगे ठेंगा देंगे हम वीजा, क्योंकि वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी या ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो सिंपल भाषा में बोले, ज्यूरिसडिक्शन एंड अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों कंट्रोल बेसिकली। तो वो सिस्टम जहां पे हमारे लोग हमारे नियम कायदे कानून के साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं और हमारा सिस्टम उनको कंट्रोल करने के लिए सुटेबल है। कभी कभी आपने देखा होगा बचपन में आपके घर में अंकल आंटी आए, उनके बच्चों ने कप प्लेट तोड़ दिया, आपने भी तोड़ दिया कंपटीशन के चक्कर में, उन्होंने 2 प्लेट तोड़ी, आप 5 तोड़े, फिर मम्मी आपको तोड़ी, क्या मम्मी उनको तोड़ेंगी? क्यों नहीं तोड़ेंगी? क्योंकि मम्मी हैज नो ज्यूरिसडिक्शन ओवर दैट अंकल्स एनिमल चाइल्ड चिल्ड्रन, एनिमल टाइप चिल्ड्रन। ओके, तो आपकी मम्मी आपको डांटेंगी, किसी दूसरे को नहीं डांटेंगी। आपकी ताई जी अपने बच्चों को तो डांटेंगी, आपको शायद छोड़ दे। इज दैट क्लियर? सर समझ गया सर, जो जिसके ऊपर दबंगई करेगा, जो जहां पे चुलबुल पांडे बनेगा, वो उसका जुरिस्डिक्शन है। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई आपके घर में आपका एक बेडरूम है, आप वहां पे टाइम पे सो भी सकते हैं, वहां खाना भी खा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मम्मी ने आपको जिम्मेदारी दे दी, अथॉरिटी दे दी, इट इज योर ज्यूरिस्डिक्शन। समझ में आ गई भाई ज्यूरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? लॉजिक अंडरस्टूड? कोई गेस्ट मेरे घर में आ गए, मैंने चलो निकल लो बाहर, अरे कैसे बोल रहे, तमीज नहीं है आपको? यू आर इन माई ज्यूरिस्डिक्शन एंड आई हैव द अथॉरिटी, रादर आई शुड अलाउ यू और नॉट। गवर्नमेंट वो जब ब्रिटिशर्स थे बच्चों, तो वो एक बोर्ड टांगती थी, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब वो उनका ज्यूरिस्डिक्शन है, वो उनकी अथॉरिटी है, किसको परमिशन दे अपने रेस्टोरेंट में, क्लब्स में, और किसको परमिशन ना दे। लॉजिक समझ में आ गया? मंदिर के बाहर लिखा होता है ना चप्पल उतार के दर्शन करें, सर हमारी रीबॉक की चप्पल से कान में बांध लेते हैं उसको, आप नहीं जा सकते भाई, क्योंकि वो उनका ज्यूरिस्डिक्शन है। समझ में आ गई बात? हाँ, धैर्य भाई की क्वेरी है, बोलिए धैर्य जी। नहीं, वापस वहां आप तुरंत तो नहीं आ पाएंगे, आपको तो एक तरह से इंट्रूडर और स्पाई घोषित कर दिया जाएगा। आप तुरंत वहां जाइए एम्बेसी में और आप वहां फैक्ट दीजिए कि भाई देखिए मेरा एयर टिकट है, वो तो डिस्कवर कर ही लेंगे, और मेरा पासपोर्ट था कहीं चोरी हो गया, तो आपसे एम्बेसी वाले बोलेंगे यहाँ पे लगता है यूपी एमपी बिहार वाले चले आए हैं चोरी चकारी करने। तो वहां पे आप इंडियन एम्बेसी में जाएंगे और वहां जाके आपकी हेल्प कर दी जाएगी। तो वहां इंडियन एम्बेसी में ऑफिसर्स इंडिया के लोगों की हेल्प करने बैठे हैं, चाइना के लोगों की हेल्प करने नहीं बैठे, क्योंकि इंडियंस को यूएस के अंदर इंडियन एम्बेसी हेल्प करेगी। इंडियन एम्बेसी इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ जुरिस्डिक्शन टू कंट्रोल द इंडियंस इन यूएस, नॉट अमेरिकन्स इन यूएस। उनके ऊपर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन शब्द समझ में आ गया बच्चों? पक्का? खोपड़े में बात गई? कोई क्वेरी किसी की? चलिए
अब सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, इसको समझने से पहले मैं जरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थोड़ी सी ज्ञानबाजी कर ली जाए तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। चलिए, आपको मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में 22 क्या बताया था शेड्यूल्स, समझ में आ गया। और पार्ट्स कितने बताए थे मैंने आपको? 22 पार्ट्स बताए थे, 12 शेड्यूल्स बताए थे, और पार्ट्स कितने बताए थे? खैर छोड़ दीजिए उसको, परेशान मत होइए। मैंने आपको कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताई थी उसको एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं ताकि आप चीजों को ध्यान से समझ पाए। चलिए, 22 पार्ट बताए थे बच्चों, 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 3 अपेंडिसीज। ये जो पार्ट्स बताए थे ना मैंने आपको, इन्हीं पार्ट्स में आपको थोड़ी सी अब जानकारी को ब्रॉड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आपकी हेल्प के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन दी सो कॉल्ड ले आया आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कितने पार्ट्स बताए थे टोटल बच्चों? 22। तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज नहीं, ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं, ड्यूटीज अलग होती हैं। राइट मतलब हक, ड्यूटी मतलब फर्ज। इज दैट क्लियर? इसमें 12th आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन लिखी है। किस चीज की डेफिनेशन लिखी है भाई? नहीं, स्टेट की तो नहीं लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट की भी लिखी है, नहीं भी लिखी है। सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट इंक्लूड्स व्हाट चिल्ड्रन? गवर्नमेंट, आप बोलेंगे बीजेपी, आप बोलेंगे कांग्रेस, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों गवर्नमेंट के केस में कौन सी गवर्नमेंट? अभी मैं स्पेसिफिकली यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात कर रहा हूं। एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मैं इसमें लोकसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा की बात कर रहा हूं। एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। तो सर फर्क क्या है इन सब चीजों में? अब आपको फर्क महसूस होना स्टार्ट होगा चिल्ड्रन। हेयर स्टेट इज अ कंप्लीट बॉडी। सुनाई पड़ गई बात? उस बॉडी में सो कॉल्ड दो चीजें आपको नजर आएंगी। वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल और यूनियन, जो ये है बच्चों, एंड अदर इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। खोपड़े में बात गई? तो आप समझ लीजिए यहां पे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट का मतलब मोदी जी वाली, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स ये योगी जी वाली। इज दैट क्लियर? आपने चंद्रबाबू नायडू जी का नाम सुना है? हाँ सर, उन्हीं के भरोसे पे तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपने नीतीश कुमार जी का नाम सुना है? वेरी गुड, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। तो बिहार की जो गवर्नमेंट हो गई वो बिहार स्टेट की गवर्नमेंट है। योगी जी की गवर्नमेंट यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है। चंद्रबाबू नायडू उधर एपी वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो तेलंगाना भी एक पार्ट हो गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, मोदी जी क्या चला रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल लोकल अथॉरिटी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ न्यू दिल्ली, ये सारी की सारी लोकल अथॉरिटीज होती हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलाहाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड, जितनी भी चीजें इंडियन टेरिटरी के अंदर आती हैं या आती तो बाहर हैं बट भारत सरकार उनको कंट्रोल करती है, इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं? बॉडी। तो सर ये क्या है? ये है बच्चों कीबोर्ड। क्या है ये? कीबोर्ड। ये भी एक तरह का कीबोर्ड ही है। ये कीबोर्ड वो है जो हर इंसान के लैपटॉप में है, और ये आपका हिंदी वाला कीबोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? ये क्या है सर? ये रैम हो गई। तो सारी चीजें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कि नहीं करता? तो कंप्यूटर की भाषा में जिसको बच्चों आप सीपीयू बोलते हैं ना, वो लीगल की भाषा में स्टेट हो जाता है। अभी भी नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? तो अगर आपके पापा बोले आज मूवी थिएटर चलना है मूवी देखने, तो भाई आपको वहां क्या नजर आएगा? आपको मूवी नजर आएगी, आपको एडवर्टाइजमेंट भी नजर आएगा। दोनों ही चीजें तो मेन है जो आप देख रहे हैं। आपको वहां पे कैफेटेरिया भी नजर आएगा, आपको वहां पे टिकटिंग काउंटर भी नजर आएगा, आपको वहां पे वाटर सप्लाई भी नजर आएगा, आपको वहां पे पिज्जा के साथ पॉपकॉर्न के साथ हो सकता है एक चॉकलेट काउंटर या मोमोज काउंटर नजर आ जाए। ये सारी की सारी हरकतें अगर हम पीवीआर के रेफरेंस में बात करें बच्चों, तो पीवीआर कंट्रोल्स इट, और वो पीवीआर की टेरिटरी के अंदर आता है। अब पीवीआर वालों ने इंफोसिस वालों को फोन किया,
भैया हमको वो एक ऐप बनवाना है ताकि हमारी टिकट ऑनलाइन बुक हो जाए। ऐप कौन बना रहा है? इन्फोसिस। बट उस ऐप को कंट्रोल कौन कर रहा है? पीवीआर। तो इन्फोसिस से उन्होंने कहा भाई ऐप आप बना दो, हमको इतने राइट्स दे दो कि हम टिकटिंग का प्राइस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ऐप इज नॉट कमिंग इन द टेरिटरी ऑफ पीवीआर सिनेमाज, इट इज होस्टेड समवेयर इन द कंप्यूटर ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, केप्ट समवेयर इन बेंगलुरु। सर यूपी में नहीं रख सकते, यहां तो लाइट का इतना प्रॉब्लम है, पता लगा टिकट बुक करना लाइट चली गई, तो बेंगलुरु में रखा हुआ है। तो टेरिटरी किसकी है? इन्फोसिस की। बट ऐप कंट्रोल कौन कर रहा है? पीवीआर। तो भैया ये ऐप पीवीआर का स्टेट हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गई भाई बात? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? चलिए तो चलते हैं आगे। तो कहानी आती है बच्चों, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन दिस पार्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब बच्चों ये ऐसे बड़े अजीबो गरीब शब्द आपको नजर आएंगे और बस यहीं से लीगल पढ़ना बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो मैं इसके लिए आपको दो बातें बताता हूं, या तो आप इसको इग्नोर कर दें और अपने नंबर कटवा लें एग्जाम में, और जिंदगी भर हाई कोर्ट के बाहर पुल के नीचे टेबल के नीचे 200 रुपए का एफिडेविट बनवाते रहें, और या तो ऐसी बातों को डट के मुकाबला करें और रट लें, तू किसी का नहीं हुआ तो मेरा ही होगा। खोपड़े में बात गई। कभी कभी होता है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट स्टैचू। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब स्टैचू नहीं होता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब हमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आप खाना खा के आए, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी इंग्लिश और हिंदी आपको समझ में आ रही है, मैं ये मान के चलता हूं यू आर सिटिंग कंफर्टेबली ऑन द फर्नीचर, मैं ये मान के चलता हूं कि जो नोट्स स्क्रीन पे है आप उसको पढ़ पा रहे हैं। इन बातों के लिए क्या मेरे को आपसे पूछने की जरूरत पड़ेगी? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जिस चीज को आप सिंपल अंग्रेजी में अजम्पशन बोलते हैं बच्चों, उसको हम सो कॉल्ड किसी प्रिंसिपल फ्रेमवर्क में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, एक कंडीशन बोलते हैं उसको। तो लॉ में ऐसी बहुत ढेर सारी कंडीशन मिलेंगी, और इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब ये लिखा है, तब तक जब तक इसको फर्दर भारत सरकार के थ्रू या उनके किसी डिपार्टमेंट के थ्रू चेंज ना किया जाए, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर मैं आपसे कहूं भाई बल्ब जल रहा है, प्लीज ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, आप क्या बोलेंगे? बल्ब इज बर्निंग। मैं कहूंगा नहीं नहीं बच्चों, बर्निंग नहीं बोलेंगे, ग्लोइंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अनलेस अदरवाइज द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स, तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या रिक्वायर कर रहा है कि भाई बल्ब के केस में आप ग्लोइंग शब्द का प्रयोग करेंगे, बर्निंग का प्रयोग नहीं करेंगे। घर जल रहा है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, हाउस इज बर्निंग। अब यहां पे कॉन्टेक्स्ट बर्निंग का ठीक है, तो अनलेस अदरवाइज द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स समझ में आ गया। तो स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन सी गवर्नमेंट की बात की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की बात किसकी की जा रही है? लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया? अभी मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा। पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा होता है, कोई ऑफिस ऑफिस नहीं होता क्या? ढेर सारे ऑफिस होते हैं, हर मिनिस्ट्री का ऑफिस होता है। सर वो सब भी इसके अंदर आता है? यस, वो सब भी स्टेट के अंदर आता है। मतलब सर आपने एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा कि भाई भारत संचार निगम लिमिटेड में टेलीकॉम सुपरवाइजर का जॉब निकला है, आपने सोचा नेताजी के सेक्रेटरी से जुगाड़ लगाकर घूस देकर सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट करवा लेते हैं, और उसने घूस ली और आपको नौकरी नहीं मिली। क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस करेंगे? नो। उनका जो ऑफिसर है वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जरूर है, बट घूस थोड़ा गवर्नमेंट ने लिया आपसे, तो वो घूस का पैसा आपने स्टेट को नहीं दिया, मतलब किसी सरकारी ऑफिस को नहीं दिया। तो ये स्टेट जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो केस करना था किसी और के ऊपर और कर दिए किसी और के ऊपर। तो जियो का मतलब क्या? मुकेश अंबानी। जियो का मतलब क्या? मुकेश अंबानी। नो। अगर आपके जियो के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, जरा मुकेश से बात करो मेरी, भाई आप उनके ऑपरेटर से बात करेंगे। तो आपने जियो सर्विसेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने मुकेश अंबानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यहां पे बच्चों जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है इसका मतलब है यूनियन गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? तो इन बातों को बच्चों जरूर लिखिएगा।
नहीं तो बैंड बज जाएगी आपकी। तो यहां पे आप लिखेंगे सेंट्रल ओब्लिक यूनियन गवर्नमेंट हेडेड बाय मोदी जी, और पार्लियामेंट में लिखेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा। और यहां पे गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, इनको एमएलए बोला जाता है। व्हाट? एमएलए। ये मत बोलिएगा चाचा विधायक है हमारे। और कुछ जुगाड़ पानी से भी बैकडोर एंट्री है, इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, एमएलसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो काम राज्यसभा का है, स्टेट में वही काम लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो काम लोकसभा का है, स्टेट में वही काम लेजिस्लेटिव असेंबली का है। तो अगर आपके मौसा जी इलेक्शन लड़े थे स्टेट का और जीत गए तो वो एमएलए बनेंगे, और अगर सेंट्रल का इलेक्शन लड़े थे जीत गए तो वो लोकसभा से एमपी बनेंगे, लोकसभा से एमपी बनेंगे। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के कैंडिडेट्स को एमपी बोलते हैं। यहां पे इलेक्शन होता है, यहां पे नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन होता है। सर कैसे होता है सर बताइए जरा। पर्सन ऑफ एमिनेंट इंपॉर्टेंस, आप कोई जया बहादुरी तो है नहीं, अमिताभ बच्चन तो है नहीं। यहां पे अगेन चिल्ड्रन इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लोग कहलाते हैं व्हाट? एमएलए, चाचा विधायक है हमारे। यहाँ पे नॉमिनेशन और सिलेक्शन होता है और लोग कहलाए जाते हैं एमएलसी। तो अगर कोई इंसान एमपी है तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि वो राज्यसभा से है या लोकसभा से है, जब तक उसके बारे में जाने ना। आप नहीं पता लगा पाएंगे वो नॉमिनेट हुआ है, सेलेक्ट हुआ है या इलेक्ट हुआ है वोटिंग से। यहाँ पे जान जाएंगे एमएलए हैं तो इलेक्ट ही हुए हैं, एमएलसी हैं तो सेलेक्ट ही हुए, नॉमिनेट ही हुए हैं। एंड ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज, जितनी भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग चिल्ड्रन सरकारी संस्थाएं होती है ना, बीएसएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, ये सारी की सारी कौन रन करता है भाई? गवर्नमेंट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वो लोकल या अदर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट में आएगा बच्चों, बट इंडियन रेलवेज अदर या लोकल अथॉरिटी, लोकल में तो नहीं आएगा, अदर अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल में आएगा। तो अगर आप आईआईटी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो यू आर चैलेंजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी नीट का एग्जाम हुआ था, पूरा डर्टी हो गया एग्जाम, नाम नीट था, एग्जाम डर्टी हो गया। इज दैट क्लियर? किसने कराया था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, बट यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टेट में आता है। तो उसको आप क्या आईएफएस मतलब नहीं, अब इसमें थोड़ी सी ज्ञानबाजी की जरूरत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे एग्जाम्स कराती है सरकारी नौकरी की। इसमें जो जैसे इस साल लगभग 1073-74 सीट थी, तो जो टॉप 74-75 सिलेक्शन होंगे वो अपना आईएएस आईएफएस इसमें जाएंगे। वो जॉब्स के क्राइटेरिया होते हैं। तो टॉप मोस्ट जॉब जो ऑफर होता है दैट इज फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके नीचे फिर अपना आईपीएस आईएफएस, और नीचे कर देंगे तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस के जो जनरल मैनेजर होते हैं, और नीचे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, थोड़ा आईपीएस आईएएस से नीचे आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर ये बनते हैं। अब तुरंत कोई कमिश्नर नहीं बन जाएगा, उसको तजुर्बा भी तो नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद बनेगा। समझ आ गया भाई स्टेट का मतलब क्या होता है? पक्का? तो स्टेट का मतलब यहां पे फर्क है और स्टेट का मतलब यहां पे फर्क है। ओके, तो आप कहें सर हमारे पापा ने हाउस बनवाया है, सर आई लिव इन माई होम, दोनों का मतलब फर्क है भाई। होम इज डेवलप्ड विद द फीलिंग्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। समझ में आ गया? हाउस इज अ आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन। खोपड़े में बात गई। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पहली क्लास में बताया था भाई सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय स्टेट, भाई लीगल का पेपर अगर दे रहे हो तो ये लिख के आना है। ज्योग्राफी का पेपर अगर दे रहे हो तो स्टेट में बस इतना लिख दोगे, औकात से ज्यादा माना जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? मम्मी कह रही है जाओ बेटा मार्केट जाके फल ले आओ, शी इज टॉकिंग अबाउट दिस। मार्केट जाके 2 किलो एप्पल ले आओ, शी इज टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। डिफरेंस समझ में आ गया भाई? कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर दे दिया मैंने आपको। गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन का मतलब
आपको मैंने पहले ही बता दिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा बताया था भैया आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। किसमें आते हैं बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, योगी जी की बात करिए हमेशा यहां पे। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कौन कौन आएगा? चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी। उसके नीचे सारे के सारे चाचा विधायक हैं हमारे। अरे मैं तो शायर बन गया पढ़ाते पढ़ाते। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, इसमें कौन आएगा सर? इसमें कौन आएगा भाई? आपका लोकसभा, राज्यसभा वो तो सेंट्रल में आते हैं, यहां पे आएंगे, यहां पे कौन आएगा? ये आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिविक्स का ज्ञान थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, ये इतना आ जाएगा इसके अंदर। समझ गए? इसमें एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब आएंगे। जिनका अभी इलेक्शन हुआ था 2024 में, ये ना लिख के चले आना जिनका इलेक्शन हुआ तो वो इसमें आएंगे, बाकी अपना समझ लो। ओके, चलते हैं आगे बच्चों। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये सब आएगा यहां पे। तो एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर आ गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ गए आपके, खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? और लेजिस्लेचर में क्या आएगा भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉजिक समझ में आ गया? ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी सो कॉल्ड इंडिया के मैप में दमन दीव, लक्षद्वीप आइलैंड, उधर अंडमान निकोबार, सब में क्या माना जाएगा? विद इन द टेरिटरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच न्यूयॉर्क में भी है, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। वो क्या फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है बच्चों? नो, बट उस पे ज्यूरिसडिक्शन पूरा का पूरा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अच्छा सर, मैकडॉनल्ड्स जो इंडिया में है, अब इसमें गेम है। इंडिया में जो मैकडॉनल्ड्स है बच्चों, जो बर्गर बिकता है, जो फ्रेंच फ्राइज बिकता है, उसकी रॉयल्टी वहां जाती है, बट उस मैकडॉनल्ड का विदेशी वाले मैकडॉनल्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक इंडियन पर्सन है जिसने फ्रेंचाइज सेंटर सेटअप किया हुआ है। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? सर वो भी स्टेट के अंदर आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि इस डेफिनेशन के तहत उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है कि नहीं आता? अब ध्यान से सुनिएगा, मैकडॉनल्ड्स में जो नौकरी लगती है वो अपने हिसाब से है, बट वो कोई भी एम्प्लॉय को सैलरी इतनी कम नहीं दे सकते जो हमारे कानून को वॉयलेट कर जाए। तो जहां पे लीगल रूल्स के एप्लीकेशन की बात होती है, हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। समझ में आ गया? मैं एक फैक्ट्री खोल लूं और एम्प्लॉय रख दूं, सरकार कह रही है मिनिमम वेजेस 5,000 रुपए महीना देनी है, और मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, नौकर को 1,000 दे रहा हूं, इन दैट केस आई एम कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और अगर मैं 15,000 दे रहा हूं, फिर सरकार आ जाएगी, ज्यादा क्या दे रहे हो, हमारे लोग बिगड़ जाएंगे, कम करो सैलरी, यहां पे आई एम नॉट कंट्रोल। समझ में आ गई बात भाई? पक्का? लास्ट लेक्चर थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा और इन बातों को ध्यान दीजिएगा। और यहां पे कुछ गायब है बच्चों, और उसका नाम जे से स्टार्ट होता है, एंड व्हाट इज दैट? जुडिशरी गायब है। तो सर जुडिशरी क्या आर्टिकल 12 में स्टेट में नहीं आएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्टिकल 12 एक्चुअली जो है चिल्ड्रन, ये बात किसकी करता है? फंडामेंटल राइट्स की। तो क्या आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट है? मैंने पहले ही बता दिया, ये उसकी बात करता है। आपके पापा में आपकी बात करते हैं, वो आप थोड़ा हैं, वो अलग हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे कहीं लिखा ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को इसके अंतर्गत माना जाए या ना माना जाए। तो सर क्या आपका विचार है भाई? यहां पे क्या लिखा है? लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल। तो भाई यहां पे चलिए मैं जुडिशरी को मान लेता हूं स्टेट, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ठीक है, और जो लोअर कोर्ट होता है उसको यहां पे स्टेट मान लें। बट बच्चों यहां पे ना हम अपनी बात में फंस जाएंगे। फिर तो ये हो गया, मोदी जी बोलेंगे अपने सो कॉल्ड, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ जी, ऐसा है, आप ये ऑर्डर बदल दीजिए। तो भाई फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट कहां काम कर पाएगी? तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली जुडिशरी स्टेट के अंदर नहीं आता। बट
आलिया भट्ट और महेश भट्ट नहीं, जुडिशरी के कुछ फंक्शन बच्चों स्टेट के अंदर आते हैं, जुडिशरी कुछ फंक्शन स्टेट के अंदर आएंगे। खोपड़े में बात गई, पक्का। तो आप देखने में अपनी मम्मी की तरह लग सकते हैं, पापा की तरह लग सकते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर पापा मम्मी की तरह होगा, क्योंकि भाई आप उन्हीं की संतान है। बट क्या आप पापा के चेक पे साइन कर लेंगे? सर इतनी औकात नहीं सर हमारी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक की कोई कहानी किसी को भाई? तो ये लेक्चर क्लियर हो गया सबको, स्टेट का डेफिनेशन और आर्टिकल 12 क्या बोलता है। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले ज्ञान प्रदर्शन की ओर।